वेलकम टू माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक। आइए आज थोड़ी आराम से बातें करते हैं, जैसे कोई अपना पुराना दोस्त या बड़ा भाई आपसे जिंदगी के बारे में कुछ दिलों की बातें कह रहा हो। कभी कभी लगता है ना कि दिमाग एक ऐसी गाड़ी बन गया है जिसका स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है। पता है, कल ही मैं अपने पड़ोसी कबीर को देख रहा था, जो अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढने के चक्कर में पूरे घर को सर पर उठाए हुए था। कबीर एज 27 एक ऐसी कॉर्पोरेट जॉब में है जहां उसे लगता है कि उसकी जिंदगी एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रही है। सुबह उठते ही उसके दिमाग में एक ऐसी फिल्म चलने लगती है जिसका डायरेक्टर वो खुद नहीं है। वो बेड से निकलता नहीं कि उसके हाथ अपने फोन की तरफ ऐसे लपकते हैं जैसे किसी डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और बस उसका दिन शुरू होने से पहले ही उसके हाथ से फिसल जाता है। वो बस फिजिकल फॉर्म में वहां होता है, पर मेंटली वो आने वाले कल की मीटिंग और बीते हुए कल की किसी छोटी सी गलती के बीच झूल रहा होता है। उसकी सांसें शैलो होती है, बस सीने तक आती है और वापस चली जाती है। उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उसने अपने दिन का कंट्रोल सुबह की पहली किरण के साथ ही खो दिया है। कभी रोज एक ही रास्ते से आगे बढ़ता है, एकदम मशीन की तरह। कल सुबह जब वो अपनी कार में बैठा था तो उसके कंधे एक अजीब सी टेंशन से अकड़े हुए थे। एक चौराहे पर अचानक रेड लाइट आई और उसके दिमाग का इंटरनल अलार्म जोर से बज उठा। उसने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा कि उसके नाखून सफेद पड़ गए। उस लाइट को बदलने में सिर्फ 90 सेकंड लगने थे, पर कबीर के लिए वो 90 सेकंड किसी उम्र कैद की तरह थे। उसके दिमाग में अजीब अजीब सिनारियोज बन रहे थे कि कैसे वो लेट होगा, उसका बॉस उसे सबके सामने क्या कहेगा और उसकी मेहनत कैसे बर्बाद हो जाएगी। वो कंप्लीटली ऑटो पायलट पर था। उसने उस रेड लाइट की रियलिटी को एक्सेप्ट करने की बजाय उस पर एक इंटरनल नो चिल्लाया। उसके इस नो ने उसके अंदर की उस बेचैनी को एक बड़े से ड्रैगन जैसा बना दिया, जो धीरे धीरे उसकी गाड़ी के पूरे स्पेस को घेर रहा था। उस रेड लाइट ने उसकी जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया था। वो तो बस एक न्यूट्रल इवेंट था, एक सिग्नल था रुकने का। पर कबीर के दिमाग ने उसे एक थ्रेट बना दिया था। उसने उस छोटी सी स्पेस को, जो उस इवेंट और उसके इंटरनल रिएक्शन के बीच में होती है, पूरी तरह से मिस कर दिया था। ऑफिस पहुंचकर उसने अपनी डेस्क पर बैठकर एक जल्दी का सैंडविच खाया। उसने सैंडविच का एक बड़ा हिस्सा मुंह में रखा और उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार इधर उधर घूम रही थी। अगर कोई उससे अचानक पूछ लेता कि उस सैंडविच का टेस्ट कैसा था, तो शायद वो एकदम ब्लैंक रह जाता। उसका दिमाग वहां था ही नहीं। उसके माइंड की नैरेटिव नेटवर्क इतनी एक्टिव थी कि प्रेजेंट मोमेंट की कोई सेंसरी डिटेल उस तक पहुंच ही नहीं रही थी। कभी कभी लगता है ना कि हमारी जिंदगी भी उस अजीब से खाए गए सैंडविच की तरह हो गई है। हम उसे निगल तो रहे हैं, पर उसका असली स्वाद हम तक पहुंच ही नहीं रहा। कबीर के आसपास दिन भर एक अजीब सी धुंध छाई रहती थी, एक ऐसी भीड़ जिसमें हजारों विचार थे, पर शांति एक पल की भी नहीं। उसको दिन भर एक अजीब सी रेस्टलेसनेस फील होती थी, जैसे वो हर वक्त किसी बहुत जरूरी चीज का वेट कर रहा हो, पर उसे खुद नहीं पता था कि आखिर वो चीज है क्या। उसी दोपहर की थकान और उलझन के बीच कबीर को अपने ऑफिस बिल्डिंग के बाहर एक छोटी सी और शांत कॉफी शॉप में एलिशा अंकल मिले। एलिशा अंकल एक रिटायर्ड प्रोफेसर है और उनकी आंखों में एक ऐसा ठहराव है जो देखते ही महसूस होता है। उनके चेहरे पर एक ऐसी आरामदेह शांति होती है जो आज कल के इस भागते हुए जमाने में किसी महंगी लक्जरी से कम नहीं लगती। कबीर उनके पास आकर एक गहरी, थकी हुई सांस छोड़ते हुए चेयर पर बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी थी। उसने बिना किसी सवाल के बस इतना बोला कि उसके पास अब जिंदगी में जीने के लिए वक्त नहीं बचा है। दिन बस ऐसे निकलते हैं जैसे किसी ने टाइमर लगा दिया हो, और उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर क्या करे। एलिशा अंकल थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने कोई बड़ा ज्ञान नहीं दिया, बस बिना
कुछ कहे अपनी टेबल पर रखे एक खाली शीशे के जार को कबीर के ठीक सामने खिसकाया। उन्होंने अपने कैनवस बैग से कुछ सफेद गोल्फ बॉल्स निकाले और उन्हें एक एक करके उस जार में डालना शुरू कर दिया। जब जार ऊपर तक भर गया तो उन्होंने कबीर की थकी हुई आंखों में देखते हुए हल्के से पूछा कि क्या ये जार अब पूरा भर गया है। कबीर ने बिना ज्यादा सोचे जल्दी से हामी भरी और कहा कि हाँ बिल्कुल, अब इसमें और एक भी चीज आने की गुंजाइश नहीं है। एलिशा अंकल ने धीरे से अपने बैग से एक छोटी सी थैली निकाली जिसमें कुछ छोटे कंकड़ और पत्थर थे। उन्होंने उन्हें उस जार में डाला और थोड़ा सा हिलाया। वो पत्थर उन गोल्फ बॉल्स के बीच की बची हुई खाली जगहों में धीरे धीरे सेट हो गए और अपनी जगह बना ली। कबीर उन पत्थरों को उन खाली जगहों में फिट होते हुए बहुत भौर से देख रहा था। अचानक उसके दिमाग की चल रही वो तात्वर रेस थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसे अचानक से उन नन्ही स्पेसेस का एहसास हुआ जो थोड़ी देर पहले उसे दिखाई भी नहीं दे रहे थे। फिर एलिशा अंकल ने एक और थैली निकाली जिसमें बारीक रेत थी। उन्होंने उस रेत को भी उस जार में धीरे धीरे डाल दिया, जिसने बची कुची हर एक दरार और जगह को भर लिया। उन्होंने एक जेंटल सी स्माइल दी और अपनी कप की बची हुई कॉफी भी उस जार में उड़ेल दी। कबीर एकदम चुपचाप बैठा ये सब देख रहा था। एलिशा अंकल ने अभी तक उसको कोई पाठ नहीं बधाया था, पर कबीर को उस जार को देखकर अपने अंदर एक अजीब सा ठहराव महसूस होने लगा। उसे लगा जैसे वह जार कोई शीशे का बर्तन नहीं बल्कि उसकी खुद की जिंदगी है। वो समझ रहा था कि वो हर वक्त अपना पूरा दिन रेत और पत्थरों जैसी छोटी और अनइम्पॉर्टेंट चीजों को मैनेज करने में निकाल देता है। उसने अपने दिमाग का पूरा स्पेस उन छोटी छोटी बातों को दे दिया था जिसका आखिर में कोई मतलब नहीं बनता था। इसलिए उसके पास उन गोल्फ बॉल्स के लिए यानी उन बातों के लिए जगह ही नहीं बचती थी जो असल में उसके रिश्ते, उसकी खुद की हेल्थ और उसकी अंदरूनी चुशी को दर्शाते हैं। वो टेबल पर रखे उस जार को बिना पल के झपकाए देखता रहा। उसने जिंदगी में शायद पहली बार इतनी सफाई से महसूस किया कि उसकी अटेंशन लगातार उस रेत जैसी परेशानियों पर होती थी। और यही वजह थी कि उसके दिमाग का कनेक्शन उसकी खुद की इंटेंशन से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी इंटेंशन थी एक खुशहाल, बैलेंस और शांत जिंदगी जीना, पर उसकी सारी अटेंशन उसके हर दिन के डर, फ्यूचर की प्लानिंग और उन यूजलेस वरीज पर थी जिनका रील में कोई वजूद नहीं था। उस टेबल पर बैठते हुए अचानक से कबीर ने अपने सीने में एक हल्की सी धड़कन को कॉन्शियसली महसूस किया, जैसे उसकी सांसें उसके दिमाग के शोर को चीरते हुए उससे कह रही हो कि तुम यहां हो, इस कॉफी शॉप में, इस टेबल पर, ठीक इस एक बेहतरीन पल में हो। उसने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद की और उस स्पेस को फील किया जहां उसके अंदर का कोई पिछला डर नहीं था और ना ही कल आने वाली डेडलाइन का कोई बोझ। उसको एक ऐसी सीधी और सच्ची शांति का एहसास हुआ जो उसने सालों से अपनाई नहीं थी। यह कोई अचानक होने वाला बड़ा चमत्कार नहीं था, बल्कि एक ऐसी साफ अवेयरनेस थी जहां उसे पहली बार दिखाई दे रहा था कि उसके हर रिएक्शन और बाहर की दुनिया के हर एक्शन के बीच एक छोटी सी जगह बचती है और उसी जगह में उसकी असली आजादी छुपी हुई है। अगली सुबह जब कबीर उठा तो कमरे में हल्की सी रोशनी आ रही थी। रोज की तरह उसका हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ा, बिल्कुल एक मशीन की तरह। पर अचानक जैसे उसे कल शाम वाली कॉफी शॉप की वो टेबल याद आ गई। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये एक बहुत छोटा सा मोमेंट था, पर कबीर के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत जैसी थी। उसने बेड पर बैठे बैठे बस एक लंबी सांस ली और अपनी इंटेंशन सेट की कि आज वो अपनी जिंदगी को बस यूं ही हाथ से फिसलने नहीं देगा। अगर हमारी इंटेंशन साफ है तो हमारी अटेंशन भी उसी तरफ जाने लगती है, और जब अटेंशन सही जगह होती है तो हम अपनी जिंदगी से असल में कनेक्ट कर पाते हैं। कबीर को यह समझ आ रहा था कि जब हम अपनी इंटेंशन को लेकर अवेयर नहीं होते हैं तो हम बहुत आसानी से उन पुरानी अनहेल्दी आदतों में फंस जाते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती। उसने तय किया कि आज वो
अपने दिमाग के उस डिफॉल्ट मोड को चुनौती देगा। बाथरूम में जाकर जब उसने ब्रश करना शुरू किया तो उसका दिमाग फिर से भागने लगा। उसे एकदम से याद आया कि उसे मार्केटिंग टीम को एक जरूरी ईमेल भेजना है। उसके हाथ की स्पीड बढ़ गई और उसके कंधों में वही पुरानी टेंशन वापस आने लगी। पर इस बार कुछ अलग था। कबीर ने इस बदलाव को महसूस किया। उसने देखा कि उसका दिमाग कहां भटक गया है। उसने उस विचार को बिना किसी जजमेंट के हल्का सा टच किया और फिर बहुत ही प्यार से अपनी अटेंशन को वापस पानी की आवाज और ब्रश के टेस्ट पर ले आया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी छोटे से पपी को ट्रेनिंग दे रहे हो। जब एक छोटा सा पपी बार बार अपनी जगह से भागता है तो आप उस पर चिल्लाते नहीं हैं, बल्कि बहुत ही प्यार से एक प्लेफुल डिसिप्लिन के साथ उसे वापस ले आते हैं। कबीर को अपने भटके हुए दिमाग के साथ भी यही करना था। उसे खुद पर गुस्सा नहीं करना था कि वो फिर से पुरानी आदतों में फंस रहा है, बल्कि बहुत ही जेंटल तरीके से अपनी अवेयरनेस को वापस लाना था। ये सी, टच, गो वाला तरीका उसके लिए एक नया खेल सा बन गया था। तैयार होकर कबीर अपनी बालकनी में एक कप चाय लेकर बैठा। उसने अपनी आंखें बंद की और बस अपनी सांसों पर ध्यान देने की कोशिश की, ताकि वो अपनी सांसों को एक एंकर की तरह इस्तेमाल कर सके। उसने नोटिस किया कि उसे अपनी सांसें सबसे ज्यादा कहां महसूस हो रही थी। शायद उसकी नाक के पास या फिर उसके सीने में, जो धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। जैसे एक एंकर किसी बड़ी सी शिप को तूफानों के बीच भी एक जगह टिका कर रखता है, वैसे ही उसकी सांसें उसे इस प्रेजेंट मोमेंट में टिका कर रख रही थी। पर उसका दिमाग तो जैसे उड़ने की फिराक में था। थोड़ी ही देर में उसके ख्यालों में ऑफिस की पॉलिटिक्स और फ्यूचर की वरीज आ गई। कबीर ने जैसे ही ये रियलाइज किया, वो मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया कि उसका दिमाग भटकना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि हर बार जब उसे ये एहसास होता है कि उसका दिमाग भटक गया है, तो वो पल असल में एक चॉइस पॉइंट होता है। वो एक ऐसी स्पेस होती है जहां वह दोबारा चुन सकता है कि उसे उन ख्यालों के साथ बजाना है या वापस अपनी चाय की गर्माहट और अपनी सांसों की लय पर लौट आना है। चाय का आखिरी घूंट लेते हुए कबीर ने खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है? उसकी असली मोटिवेशन क्या है? ऑफिस में तो उसे अच्छे बोनस, प्रमोशन और फॉरेन ट्रिप्स का लालच दिया जाता है, पर क्या सच में वो बाहरी चीजें उसे अंदर से मोटिवेट कर रही हैं? उसने महसूस किया कि जब भी वो उन बाहरी रिवॉर्ड्स के पीछे भागता है तो वो और ज्यादा तनाव महसूस करता है। उसकी असली प्यास तो उस शांति की थी जो उसने कल महसूस की थी। ये जो अंदर से आने वाली इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है ना, ये किसी भी बाहरी लालच से बहुत बड़ी और ताकतवर होती है। कबीर को अब किसी एक्सपर्ट की एडवाइस की जरूरत नहीं थी। उसका खुद का एक्सपीरियंस ही उसका सबसे बड़ा कॉम्पास बन रहा था। घर से निकलकर जब कबीर अपनी कार में बैठा और ऑफिस के रास्ते पर निकला, तो कुछ ही दूर जाने पर एक बहुत लंबा ट्रैफिक जैम और एक रेड लाइट आ गई। रोजमर्रा की तरह उसका पहला रिएक्शन था खींचना। उसके दिमाग में एकदम से एक स्नैप जजमेंट आया कि ये उसके साथ ही क्यों होता है और वो पक्का लेट हो जाएगा। उसकी सांसें तेज होने लगी और पेट में एक अजीब सी ऐंठन सी महसूस हुई। पर तभी उसे याद आया कि ये रेड लाइट कोई दुश्मन नहीं है, ये तो सिर्फ एक न्यूट्रल चीज है, बस एक लाल रंग की बत्ती है जो रुकने का इशारा कर रही है। उसने इस इंतजार के पल को एक रुकावट की तरह देखने की बजाय एक चॉइस पॉइंट की तरह देखा, जहां वो एक बेहतर रिस्पॉन्स चुन सकता था। कबीर ने उस ट्रैफिक जैम में बैठे हुए खुद को एक बहुत ही दिलचस्प चीज करते हुए पाया। उसने अपनी अवेयरनेस के ट्रायंगल को महसूस किया। सबसे पहले उसने अपने विचारों को देखा जो कह रहे थे कि वो लेट हो जाएगा। फिर उसने अपने इमोशंस को चेक किया, जहां हल्की सी घबराहट और फ्रस्ट्रेशन थी। और आखिर में उसने अपनी बॉडी की फिजिकल सेंसेशंस को महसूस किया, जैसे उसके पेट की ऐंठन और कंधों का खिंचाव। जैसे ही उसने इन तीनों चीजों को अलग अलग करके देखा, तो उसका वो डर और गुस्सा अपने आप कम होने लगा।
उसने कार का म्यूजिक हल्का सा तेज किया और उस इंतजार के पल में भी एक सुकून ढूंढ लिया। जब कबीर अपनी कार पार्क करके ऑफिस बिल्डिंग की तरफ पैदल चलने लगा तो उसने अपनी चाल को थोड़ा सा धीमा कर दिया। अक्सर वो पार्किंग लॉट से ऑफिस डेस्क तक ऐसे भागता था जैसे कोई रेस चल रही हो, पर आज उसने वॉकिंग को ही प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ने का एक जरिया बना लिया। उसने अपने पैरों के जमीन पर पड़ने के एहसास को महसूस किया, सुबह की हल्की ठंडी हवा को अपने चेहरे पर फील किया। ये छोटी छोटी मूवमेंट्स जिन्हें वो हमेशा इग्नोर कर देता था, आज उसे यहां और अभी में वापस ला रही थी। ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते कबीर एक अलग ही इंसान लग रहा था। एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी के हर एक पल को पूरे होश के साथ जीने के लिए तैयार था। ऑफिस के अंदर कदम रखते ही कबीर का सामना अपने डेस्क पर रखे हुए काम के उस बड़े से पहाड़ से हुआ जो उसे रोज डराता था। पहले वो हमेशा एक साथ बहुत सी चीजें करने की कोशिश करता था, जैसे एक ही वक्त में ईमेल भी लिख रहा है, फोन पर बात भी कर रहा है और साथ ही अपने कुली की बात का जवाब भी दे रहा है। उसे लगता था कि वो बहुत मेहनत कर रहा है और उसकी ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, पर असल में उसका दिमाग एक अजीब सी थकान और उलझन से भर जाता था और काम की क्वालिटी भी गिर जाती थी। आज उसने तय किया कि वो अपने काम को एक अलग नजरिए से देखेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ध्यान लगा रहा हो। उसने खुद से कहा कि जब वो ईमेल लिख रहा है तो वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस ईमेल पर ही रखेगा। बीच बीच में जब भी उसका हाथ अपने आप वेब सर्फिंग की तरफ भागता या उसका दिमाग किसी और प्रोजेक्ट के बारे में सोचने लगता तो वो उस भटकाव को पहचानता, उसे बिना कोसे सी, टच, गो का तरीका आजमाता और बहुत ही नरमी से अपना ध्यान वापस उसी ईमेल पर ले आता। ये छोटी सी तब्दीली उसे ऑफिस की उस भागदौड़ में भी एक अजीब सा सुकून दे रही थी और उसने महसूस किया कि उसका काम पहले से कहीं ज्यादा फोकस और शांति के साथ हो रहा था। दोपहर के वक्त जब कबीर हॉलवे में खड़ा कुछ सोच रहा था, तभी उसका एक पुराना कोलीग उसके पास से बिना मुस्कुराए या बिना हेलो बोले गुजर गया। कबीर के दिमाग में एकदम से एक अलार्म बजा और एक कहानी शुरू हो गई। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया था? शायद वो मेरे उस नए आइडिया से जल रहा है, या फिर मैं ही किसी लायक नहीं हूं, कोई मुझे पसंद नहीं करता। ये सब बहुत तेजी से हुआ, पर आज कबीर ने उस कहानी के बहाव में बहने की बजाय एक कदम पीछे लिया। उसने इमेजिन किया जैसे वो एक अंधेरे मूवी थिएटर में बैठा है और सामने स्क्रीन पर ये सारे विचार एक फिल्म की तरह चल रहे हैं और वो बस उन्हें दूर से देख रहा है। उसने गौर किया कि कैसे ये विचार सिर्फ उसके दिमाग की उपज है, कोई सच्चाई नहीं। उसने खुद को याद दिलाया कि हमारे विचार फैक्ट्स नहीं होते, बल्कि वो सिर्फ मेंटल इवेंट्स होते हैं जो हमारे मूड और पुरानी यादों के हिसाब से रंग बदलते रहते हैं। हो सकता है वो कोलीग अपने घर की किसी परेशानी में उलझा हो, या शायद उसने कबीर को देखा ही ना हो। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग में चलने वाले उन ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को पहचानने की कोशिश की। उसे समझ आया कि उसके अंदर एक पूरी टॉप 10 हिट लिस्ट बनी हुई है जो अक्सर बैकग्राउंड में बजती रहती है। कोई मुझे नहीं समझता, मैं कभी भी कुछ सही से तत्व नहीं कर पाता और मैं एक लूजर हूं। ये सब वो माइंड ट्रैप्स थे जो उसे आजादी से जीने नहीं देते थे। कभी वो हर छोटी बात को एक बहुत बड़ी तबाही मान लेता था, जिसे कैटास्ट्रोफिएजिंग कहते हैं। जैसे अगर बॉस ने कह दिया कि काम पीछे चल रहा है, तो कबीर सीधा ये सोचने लगता था कि अब उसकी नौकरी चली जाएगी और उसके पास खाने को पैसे नहीं बचेंगे। कभी वो द शुड्स के जाल में फंस जाता था कि मुझे हमेशा परफेक्ट होना चाहिए या दूसरों को हमेशा मेरे बनाए नियमों पर चलना चाहिए। और जब चीजें वैसी नहीं होती थी तो वो या तो खुद को ब्लेम करने लगता था या दूसरों पर अपनी भड़ास निकालता था। ये ब्लेमिंग का तरीका भले ही पल भर की तसल्ली दे देता हो, पर असल में ये इंसान की सारी ताकत छीन लेता है और उसे उसी पुरानी जगह पर अटका कर रखता है। कबीर को याद आया कि बचपन में जब भी कुछ गलत होता था तो वो उसे अपनी गलती मान लेता था
और उसी वजह से उसके अंदर ये कहानी बैठ गई थी कि वो प्यार के छाबिल नहीं है। ये एक ऐसी पुरानी स्क्रिप्ट थी जो सालों से उसके दिमाग में चल रही थी, पर आज उसने उस लिमिटिंग बिलीफ को सामने आने दिया और उसे एक्सपोज किया। उसने उस डर और उस शर्मिंदगी को अपने शरीर में महसूस किया जो शायद उसके सीने में एक भारीपन की तरह था। उसने उस भारीपन से भागने की बजाय उस पर एक बहुत ही प्यार भरा और कंपैशनेट ध्यान दिया, जैसे किसी छोटे और घबराए हुए बच्चे को गले लगा रहा हो। उसने खुद से कहा कि पुरानी कहानी कोई सच नहीं है और अब वो एक नई कहानी लिखेगा, एक ऐसी कहानी जहां वो नई पॉसिबिलिटीज के लिए पूरी तरह खुला है और खुद को थाबिल मानता है। हम अपनी सोच को जिस तरफ भी ले जाते हैं, हमारा दिमाग उसी तरह से अपनी अंदरूनी वायरिंग बदलने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पियानो बजाने के बारे में सोचने भर से भी दिमाग के मोटर एरिया में ग्रोथ होने लगती है। शाम को काम से थोड़ा ब्रेक लेकर जब वो कैफेटेरिया पहुंचा तो उसे एक बहुत ही टेम्पटिंग पेस्ट्री दिखी। अक्सर जब भी कबीर स्ट्रेस में होता था तो वो बिना सोचे समझे ऐसी मीठी चीजें खा लेता था और फिर बाद में खुद को कोसता था कि उसने अपनी डाइट नराब कर ली, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा माइंड ट्रैप था जहां वो ऑल और नथिंग वाली सोच में फंस जाता था। आज उसने उस अर्ज को महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उस क्रेविंग को अपनी बॉडी में उठते और गिरते हुए देखा, बिल्कुल समंदर की लहरों की तरह। उसने उस पेस्ट्री को खाने से खुद को रोका नहीं, बल्कि उसने उसे पूरे ध्यान के साथ खाने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे खाया, उसके स्वाद को महसूस किया और उन सभी प्राकृतिक चीजों जैसे धूप, बारिश और जमीन के साथ साथ उन इंसानों के बारे में सोचा जिनकी मेहनत से वो खाना उस तक पहुंचा था। इससे उसके अंदर एक गहरी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आई और उसने नोटिस किया कि उसने बहुत थोड़े से हिस्से में ही पूरा मजा ले लिया था और उसे आगे खाने की वो बेचैनी नहीं रही। उसी वक्त उसे एक ईमेल आया कि उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो कल शुरू होने वाला था वो कुछ महीनों के लिए टाल दिया गया है। पहले वाला कबीर शायद इसे पढ़कर बहुत निराश हो जाता और इसे दुनिया की सबसे बुरी जबर मान लेता, पर आज उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे एक पुरानी कहानी याद आ गई जहां एक समझदार इंसान के साथ कुछ बुरा होता था तो गांव वाले अफसोस करते थे और जब कुछ अच्छा होता था तो सब खुश होते थे, पर वो इंसान हर बात पर बस यही कहता था, हो सकता है और हो सकता है नहीं, मे बी सो मे बी नॉट, जो आज एक बुरी जबर लग रही है। हो सकता है कल उसी वजह से कोई बहुत बड़ा मौका मिल जाए। कबीर ने अपने दिमाग की उस नेगेटिव बायस को हावी नहीं होने दिया जो हमेशा चीजों को बुरे नजरिए से देखने की आदी होती है। ऑफिस से निकलते हुए कबीर ने सोचा कि वो खुद का ख्याल रखने के लिए कुछ करेगा। पहले वो सोचता था कि खुद का ख्याल रखने के लिए उसे जिम में एक पूरा घंटा बिताना पड़ेगा या किसी लंबी वेकेशन पर जाना होगा और इसी वजह से वो कभी शुरुआत ही नहीं कर पाता था। पर आज उसने अपनी सोच को थोड़ा आजाद किया। उसने समझा कि छोटे छोटे पलों में भी बहुत बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उसने पार्किंग तक जाने के रास्ते में बस कुछ मिनटों के लिए आसमान को देखा, अपनी सांसों को महसूस किया और अपने शरीर की थकावट को एक गहरी सांस के साथ बाहर निकाल दिया। ये सिर्फ 5 मिनट का वक्त था, पर इन छोटे छोटे पलों ने उसके अंदर एक ऐसा सुकून भर दिया था जो शायद किसी लंबी छुट्टी से भी ना मिलता। हमारी यादें इस बात से नहीं बनती कि हमने कितना वक्त कहाँ बिताया, बल्कि इस बात से बनती है कि हमने अपनी अटेंशन कहाँ दी। अगर हम अपनी अटेंशन उन अच्छी और सुकून देने वाली चीजों पर लगाएंगे तो हमारा दिमाग भी उसी तरह से नई यादें बनाएगा और हमारी जिंदगी अपने आप एक बेहतर और आजाद रास्ते पर चलने लगेगी। शाम का वक्त था और कबीर अपने ऑफिस से निकलकर घर की तरफ पैदल ही जा रहा था। रास्ते में चलते हुए उसने एक बहुत ही गहरी चीज पर गौर किया जो शायद हम सब के साथ अक्सर होती है। अगर दिन भर में 5 लोग उसे अच्छे से मिले, उसकी तारीफ करें और कोई एक इंसान उसे कुछ बुरा कह दे तो उसका दिमाग बस उसी एक बुरी बात पर अटक कर रह जाता था।
एलिशा अंकल ने उसे एक बार बातों बातों में बताया था कि हमारा दिमाग वराब चीजों और बुरी बातों को लेकर कहीं ज्यादा सेंसिटिव होता है, ताकि वो हमें किसी भी आने वाले नतरे से पहले ही बचा सके। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं और इसी वजह से हमारे दिमाग में मराब बातें ज्यादा आसानी से चिपक जाती हैं। पर इस अजीब सी बनावट के चक्कर में हम अपनी जिंदगी की उन अच्छी और सुकून देने वाली चीजों को पूरी तरह से भूल जाते हैं जो हमारे ठीक सामने होती है। कबीर ने सोचा कि क्यों ना आज अपने दिमाग की इस पुरानी आदत को तोड़ा जाए और उसे किसी अच्छी चीज के लिए प्राइम किया जाए। उसने चलते चलते बस बहुत ही शांति से खुद से पूछा कि इस वक्त उसकी जिंदगी में क्या अच्छा है। उसने किसी बहुत बड़े चमत्कार के बारे में नहीं सोचा, बस अपनी अच्छी सेहत, अपनी नौकरी और उस वक्त चल रही ठंडी हवा के लिए मन ही मन एक सच्चा शुक्रिया अदा किया। जब हम अपनी उन चीजों को गिनते हैं जो हमारे पास हैं, तो हमारे अंदर की थकावट और बेचैनी अपने आप कम होने लगती है और हमारी एनर्जी एक सही दिशा में बढ़ने लगती है। घर पहुंचकर कबीर ने देखा कि उसका रूममेट रोहन किसी बात पर बहुत चिड़चिड़ाया हुआ था और बिना किसी वजह के थोड़ा रूखा बर्ताव कर रहा था। अगर पहले वाला कबीर होता तो वो भी तुरंत पलटकर बहस करने लगता और घर का माहौल एक पल में जराब हो जाता। पर आज कबीर ने उस पूरी सिचुएशन को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखा। उसने महसूस किया कि रोहन शायद अपने ऑफिस के किसी भारी स्ट्रेस में है या किसी अंदरूनी लड़ाई से गुजर रहा है। कबीर को एलिशा अंकल की वो बात याद आई कि कंपैशन यानी करुणा सिर्फ महसूस करने वाली कोई किताबी चीज नहीं है, बल्कि ये एक वर्ब है, एक जीता जागता एक्शन है। इसका मतलब सिर्फ किसी पर तरस खाना या अफसोस करना नहीं होता, बल्कि एक सच्चे दिल से किसी की तकलीफ को कम करने की एक छोटी सी चाहत होती है। कबीर ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, उसने बस रोहन के लिए एक कप चाय बनाई और बिना कुछ कहे बहुत ही प्यार से उसके पास रख दी। कभी कभी हमें जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए किसी बहुत बड़े काम की जरूरत नहीं होती, बस कुछ छोटे छोटे काम बहुत सारे प्यार के साथ करने होते हैं। चाय पीते वक्त रोहन ने अचानक से एक पुरानी बहस छेड़ दी जिसमें असल में कबीर की कोई गलती नहीं थी। कबीर के अंदर एकदम से एक पुरानी नाराजगी जाग उठी और उसे लगा जैसे वो एक बार फिर से उसी बेमतलब की बात पर अपनी सफाई देने को मजबूर हो रहा है। पर तभी उसे एक बहुत ही प्यारी और गहरी बात याद आई कि माफ करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि हम किसी तलत काम को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि इसका असली मतलब होता है अपने एक बेहतर पास्ट की सारी झूठी उम्मीदों को हमेशा के लिए छोड़ देना। जो बीत गया सो बीत गया, उसे बदला नहीं जा सकता, पर हम उसे जो मतलब देते हैं उसे हम आज और अभी जरूर बदल सकते हैं। पुरानी बातों और कड़वाहट को पकड़ कर रखने से सामने वाले इंसान का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ हमें ही अंदर से खोखला करता है और हमारी आज की शांति को छीन लेता है। कबीर ने बस एक लंबी सांस ली और उस पुराने बोझ को अपने मन से पूरी तरह से आजाद कर दिया। उसी पल बाहर सड़क पर एक बहुत जोर का धमाका हुआ। शायद किसी गाड़ी का टायर फटा था या कोई हादसा हुआ था। कबीर एकदम से अपनी जगह से उछल पड़ा और उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई, जैसे वो किसी सतरे में हो। उसे तुरंत महसूस हुआ कि कैसे उसका दिमाग बिना उससे पूछे अपने सबसे निचले और पुराने हिस्से यानी रेप्टिलियन ब्रेन में खिसक गया था, जो इंसान को सिर्फ लड़ने, भागने या डर कर सुन्न हो जाने का सिग्नल देता है। इस निचले हिस्से के एक्टिव होते ही उसके दिमाग का फेयर सर्किट, जिसे अम्य गदला कहते हैं, पूरी तरह से चालू हो गया था और उसके शरीर में एक अजीब सी घबराहट फैल गई थी। कबीर को अब समझ आ रहा था कि उसका दिमाग असल में एक ऐसी गाड़ी है जिसके गियर नतरे का एहसास होते ही अपने आप नीचे गिर गए हैं और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नाम का एक्सेलरेटर पूरी तरह से दब गया है। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और अपने पेट तक एक बहुत ही गहरी सांस ली ताकि वो अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जगाकर एक ब्रेक लगा सके। उसने मन ही मन इमेजिन किया कि उसके दिमाग का सबसे आगे वाला और समझदार हिस्सा
यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक खास तरह का केमिकल छोड़ रहा है जिसे गाबा कहते हैं। ये गाबा हमारे दिमाग का एक नेचुरल वैल्यूम होता है जो उस डरे हुए और भड़के हुए हिस्से पर ठंडे पानी की तरह गिरता है और उसे पूरी तरह से शांत कर देता है। सिर्फ कुछ ही पलों की इस गहरी सांस और अवेयरनेस ने कबीर की धड़कनों को बिल्कुल नॉर्मल कर दिया और वो फिर से अपने प्रेजेंट मोमेंट में लौट आया। रात को जब कबीर अपनी बालकनी में खड़ा था तो उसे अपने आसपास की आवाजें बहुत साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपने दिमाग के दो अलग अलग हिस्सों को काम करते हुए बहुत ही करीब से महसूस किया। एक था उसका नैरेटर जो हर वक्त बिना थके कहानियां बनाता रहता था कि आज का दिन कैसा गया, कल क्या होगा या लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। और दूसरा था उसका सेंसर जो बस इस वक्त को, इस ठंडी हवा को और इस शांति को बिना किसी कहानी के महसूस कर रहा था। जब हमारा नैरेटर बहुत ज्यादा शोर मचाता है तो हमारा सेंसर चुप हो जाता है और जब हम जानबूझकर अपने सेंसर को जगाते हैं तो नैरेटर की वो फिजूल की आवाज अपने आप धीमी पड़ जाती है। कबीर ने अपने पास गमले में लगे एक छोटे से फूल को सूंघा। पहली बार सूंघने पर उसके दिमाग ने तुरंत एक फैसला सुना दिया कि हाँ, ये तो उसी पुराने फूल की खुशबू है जिसे वो पहले से जानता है। इसे टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहते हैं, जहां हमारा दिमाग हमारी पुरानी यादों और अनुभवों के हिसाब से किसी चीज को जज कर लेता है और हम उस पल की असल खूबसूरती और नयापन खो देते हैं। फिर कबीर ने उस फूल को दूसरी बार सूंघा, पर इस बार एकदम खाली दिमाग से, बिना किसी पुरानी याद के, जैसे कोई बच्चा पहली बार किसी फूल को हैरानी से सूंघता है। इसे बॉटम अप प्रोसेसिंग कहते हैं। इस बार उसे उस खुशबू में एक अलग ही ताजगी और एक ऐसा नयापन महसूस हुआ जो उसने पहले कभी गौर ही नहीं किया था। सोने से पहले कबीर ने अपने बिस्तर पर लेटकर अपने पूरे दिन को याद किया और उसे महसूस हुआ कि जिंदगी रेत की तरह कितनी जल्दी हाथों से फिसल रही है। अक्सर हम किसी पल की या किसी रिश्ते की असली अहमियत तब समझते हैं जब वो वक्त गुजर जाता है और बाद में हम पीछे मुड़कर देखते हैं और एक अजीब सी तड़प के साथ सोचते हैं कि वो भी क्या दिन थे। कबीर ने मुस्कुराकर तय किया कि वो आज ही प्रेजेंट नॉस्टैल्जिया का मजा लेगा, यानी वो आज के इस पल को ऐसे देखेगा जैसे वो भविष्य से पीछे मुड़कर देख रहा हो। उसने इमेजिन किया कि 20 साल बाद वो अपने आज के इस दिन को याद कर रहा है और अचानक उसे अपना वो छोटा सा घर, वो थका हुआ रूममेट और वो बालकनी का फूल सब कुछ बहुत ही प्यारा और अनमोल लगने लगा। उसे समझ आ गया कि जिंदगी की सारी खूबसूरती इन्हीं छोटे छोटे पलों में छुपी है, बस हमें रुककर उन्हें देखना आना चाहिए। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी और हल्की सी मुस्कान लाकर रखी। कभी कभी हमारी खुशी हमारी मुस्कान की वजह होती है, पर कभी कभी हमारी वो छोटी सी मुस्कान भी हमारी खुशी की वजह बन सकती है। जब हम जानबूझकर अपने चेहरे पर एक हाफ स्माइल रखते हैं तो हमारे शरीर की लैंग्वेज अपने आप बदल जाती है और हमारा मूड भी एक गहरे सुकून से भर जाता है। कबीर उसी सुकून और उसी हल्की सी मुस्कान के साथ एक बहुत ही गहरी और मीठी नींद में सो गया। कबीर की जिंदगी में ये नया ठहराव बहुत खूबसूरत था, पर कहते हैं ना कि जब भी हम किसी नए रास्ते पर चलते हैं तो पुरानी आदतें इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अगले दिन ऑफिस में कबीर को एक बहुत ही जरूरी प्रेजेंटेशन देनी थी जिस पर उसने हफ्तों मेहनत की थी। मीटिंग रूम खचाखच भरा हुआ था और जैसे ही कबीर ने अपनी स्लाइड स्क्रीन पर दिखाई, उसके बॉस ने सबके सामने एक बहुत ही छोटी पर अजीब सी तलती निकाल दी। उस एक पल में कबीर को लगा जैसे पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ उसी पर गड़ गई है। उसके अंदर एक अजीब सी शर्मिंदगी और घबराहट दौड़ गई। ये वो पल था जहां इंसान को लगने लगता है कि उसके अंदर ही कोई बहुत बड़ी टराबी है, जिसे ट्रांस ऑफ अनवर्दिनेस कहते हैं। कबीर का दिमाग तुरंत ऑटो पायलट पर चला गया और उसके अंदर विचारों का एक तूफान सा आ गया कि वो किसी लायक नहीं है और सब लोग अब उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। अगर पहले वाला कबीर होता तो वो इस भारीपन से बचने के लिए या तो तुरंत कोई डिफेंसिव जवाब देता
या फिर अंदर ही अंदर घुटते हुए वहां से भागने की कोशिश करता। अक्सर जब हम किसी बात से आहत होते हैं या गुस्सा होते हैं तो हम अपनी ही भावनाओं से कटकर कहीं छुपने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह जो किसी बात पर गुस्सा होकर मेज के नीचे छुप जाता है। पर आज कबीर ने उस मेज के नीचे छुपने से इनकार कर दिया। उसने इमेजिन किया कि उसके दिमाग के अंदर एक बड़ा सा मीटिंग रूम है जहां एक कमिटी बैठी है। इस कमिटी में उसकी पर्सनैलिटी के अलग अलग हिस्से बैठे हैं और एक कोने में उसका वो डरा हुआ, शर्मिंदा और घायल हिस्सा बैठा है जिसे बाकी सब लोग कमजोर समझकर उसे वहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर ने महसूस किया कि जब हम अपने ही किसी कमजोर हिस्से को इग्नोर करते हैं या उस पर गुस्सा करते हैं तो वो हिस्सा और भी ज्यादा डर जाता है। आज उसने उस डरे हुए हिस्से को डांटने की बजाय अपने मन का सीईओ बनकर उसे एक बहुत ही प्यार भरी कंपैशन दी। उसने उस दर्द को खत्म करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे गले लगाया और खुद को याद दिलाया कि इस दुनिया में हर इंसान इम्परफेक्ट है और उस इम्परफेक्शन के साथ भी वो पूरी तरह से ठाबिल है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद जब कबीर अपनी चेयर पर वापस बैठा तो उसके अंदर का डर अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। डर कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो बस हमारी ही एक इंसानी फितरत है जो हमें किसी आने वाले नतरे से बचाना चाहती है। पर कई बार ये डर हमें एक ऐसे कैदी की तरह जकड़ लेता है कि हम अपने ही पास्ट के डरावने ख्यालों और फ्यूचर की बेकार की चिंताओं में फंसे रह जाते हैं। कबीर ने आज इस डर से लड़ने की बजाय उससे दोस्ती करने का फैसला किया। उसने अपने सीने में हो रही उस भारी धड़कन को महसूस किया और बहुत ही नरमी से खुद से कहा कि हाँ, ये डर है। जैसे ही उसने उस डर को एक नाम दिया, उसका उस डर के साथ जो एक गहरा नाता जुड़ गया था वो थोड़ा ढीला पड़ गया। उसे एलिशा अंकल की बताई हुई एक बहुत ही प्यारी सी बात याद आई जो अक्सर वो एंग्शियस ट्रैवलर्स को बताया करते थे कि कोई भी चीज वैसी ही होती है जैसी वो है, पर वो सिर्फ तब तक ही वैसी होती है जब तक उसका वक्त होता है। इट इज वॉट इट इज वाइल इट इज। हर भावना, हर एहसास पानी के बुलबुले की तरह इम्परमानेंट होता है। इस एक छोटी सी बात ने कबीर को उस घबराहट के बीच भी एक अजीब सी आजादी का एहसास कराया। तभी उसका एक साथी जो हमेशा अपने काम का श्रेय दूसरों पर थोपने में माहिर था, कबीर के पास आया और आहिस्ता से कुछ ऐसा कह गया जिससे कबीर की रही सही शांति भी छिन गई। कबीर के अंदर एक तेज गुस्सा भड़क उठा। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि गुस्सा करना एक बहुत ही बुरी बात है और इसे हमेशा दबाकर रखना चाहिए। पर असल में गुस्सा कोई दुश्मन नहीं है, ये तो बस एक इमोशन है जो हमें बताता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या कोई हमारी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है। खराबी गुस्से में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि हम उसे निकालते कैसे हैं। अगर हम उसे दबा लेते हैं तो वो अंदर ही अंदर डिप्रेशन या चिड़चिड़ेपन का रूप ले लेता है, और अगर हम उसे आक्रामकता के साथ दूसरों पर निकालते हैं तो वो रिश्ते नराब कर देता है। कबीर ने आज अपने गुस्से को एक डिस्ट्रक्टिव ताकत बनने से रोककर उसे एक कंस्ट्रक्टिव गुस्से में बदलने का फैसला किया। उसने तुरंत एस प्रैक्टिस का सहारा लिया। सबसे पहले उसने एक गहरी अवेयरनेस के साथ अपने अंदर उठ रहे उस गुस्से के तूफान और शारीरिक तनाव को नोटिस किया। फिर उसने अपनी पूरी अटेंशन को कलेक्ट किया और अपनी सांसों पर टिका दिया बिना किसी भटकाव के। और आखिर में उसने अपनी उस अवेयरनेस को एक्सपैंड करते हुए अपने पूरे शरीर में फैलने दिया, जहां उसने उस गुस्से को बिना किसी जजमेंट के बस महसूस किया। इस छोटी सी प्रैक्टिस ने उसके दिमाग के उस उबलते हुए हिस्से को एकदम से शांत कर दिया। कुछ ही पलों बाद उसने बहुत ही सधे हुए और शांत शब्दों में अपने कुलीग को जवाब दिया, जिसमें कोई लड़ाई नहीं थी, पर एक बहुत ही साफ और मजबूत बाउंड्री जरूर थी। शाम को ऑफिस से घर लौटते वक्त कबीर एक पार्क में लगे बेंच पर बैठ गया। आज का दिन उसके लिए भावनाओं का एक बहुत बड़ा रोलर कोस्टर रहा था। उसके अंदर अभी भी उस दिन की थकान और एक हल्की सी उदासी बची हुई थी।
अक्सर हम उदासी से इतना डरते हैं कि हम एक सर्वाइवल पर्सनैलिटी बना लेते हैं, जहां हम ना तो ज्यादा दुखी होते हैं और ना ही हमें कभी कोई बहुत बड़ी चुशी महसूस होती है। हम बस एक बीच के रास्ते पर बिना किसी रंग के अपनी जिंदगी काटते रहते हैं। कबीर ने आज अपनी उस उदासी को भागने नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और उस हल्की सी चुभन को अपने दिल में महसूस किया। जैसे ही उसने उस उदासी को पूरे मन से अपनाया, उसे अचानक से सामने फैले हुए उस खूबसूरत आसमान और खेलते हुए बच्चों को देखकर एक गहरी चुशी का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि जब हम अपने दुखों को खुले दिल से अपनाते हैं तो वही दुख हमारी सबसे बड़ी चुशी का रास्ता बन जाते हैं। हमारी खुशी और कुछ नहीं, बस हमारा वो दुख है जिसने अपना नकाब उतार दिया है। आज कबीर को अपनी ही कमजोरियों से प्यार होने लगा था, क्योंकि अब वो उन कमजोरियों का गुलाम नहीं था, बल्कि वो उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और शांत सफर पर निकल पड़ा था। पार्क की बेंच पर बैठे हुए कबीर शाम की ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था कि आज के वक्त की सबसे बड़ी बीमारी कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एहसास है कि हम किसी से जुड़े हुए नहीं हैं, कि हमारा कोई अपना नहीं है। कबीर को भी अक्सर इस बड़ी सी दुनिया में खुद के बिल्कुल अकेले होने का एहसास डराता था। पर असल में हमारी ये डिस्कनेक्शन की फीलिंग सिर्फ एक धोखा है, एक बहुत बड़ा डिल्यूजन है। विज्ञान और क्वांटम थ्योरी भी यही साबित करते हैं कि अगर आप किसी एटम के 2 हिस्से करके उन्हें दुनिया के अलग अलग कोनों में रख दें, तो एक में किया गया बदलाव तुरंत दूसरे हिस्से में भी असर दिखाता है। हम सब अंदर से एक दूसरे से एक बहुत ही गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। कबीर ने सामने से गुजरते हुए एक अजनबी को देखा, जिसका पहनावा और रंग रूप उससे बिल्कुल अलग था। पर कबीर ने अपने दिमाग की पुरानी जजमेंट की आदत को किनारे रखा और मन ही मन खुद से कहा कि ये इंसान भी बिल्कुल मेरी तरह है, जस्ट लाइक मी। इसे भी खुशियों की तलाश है और ये भी दुखों से आजाद होना चाहता है। अचानक उसे महसूस हुआ कि जो शांति वो आज महसूस कर रहा है, वो सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहने वाली। खुशी, अकेलापन और हमारे बर्ताव बिल्कुल किसी वायरस की तरह हमारे आसपास के लोगों में 3 डिग्री तक फैलते हैं। अगर वो अंदर से शांत है तो उसकी ये शांति उसके रूममेट रोहन तक, रोहन से उसके ऑफिस के दोस्तों तक और फिर उनके परिवारों तक पहुंचेगी। हमारा हर एक छोटा सा एक्शन हमारे आसपास के माहौल पर एक बहुत बड़ा असर छोड़ता है। घर पहुंचकर कबीर ने देखा कि रोहन अभी भी अपने लैपटॉप के सामने बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था और उसका चेहरा चुस्से से लाल था। पहले वाला कबीर होता तो वो शायद अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता, पर आज वो रोहन के पास जाकर बैठ गया। उसने सिर्फ रोहन की बातों को कानों से सुना ही नहीं, बल्कि सच में एक गहरे ध्यान के साथ लिसनिंग की। जैसे एक पुरानी कहानी में ब्रदर ब्रूनो नाम का एक इंसान ध्यान लगाते वक्त बाहर मेंढक की आवाज से चिढ़ने के बजाय जब उसे ध्यान से सुनता है तो उसे उस शोर में भी एक खूबसूरत हार्मनी सुनाई देने लगती है। कबीर ने रोहन के गुस्से से लड़ने या दूर भागने की बजाय कम्युनिकेशन में आइकिडो का तरीका अपनाया। आइकिडो एक ऐसा मार्शल आर्ट है जहां आप सामने वाले के हमले या एनर्जी से भिड़ते नहीं हैं, बल्कि उसके साथ अलाइन होकर, उसकी बात से सहमत होकर उस एनर्जी को एक सही और शांत दिशा में मोड़ देते हैं। उसने रोहन की आंखों में देखते हुए कहा कि मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कितना मुश्किल है, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे भी इतनी ही झुंझलाहट और परेशानी होती। इतना सुनते ही रोहन के बचाव की वो मजबूत दीवारें एकदम से गिर गई। उसके कंधे शांत हो गए, क्योंकि हर इंसान अंदर से बस यही चाहता है कि कोई उसे समझे और उसकी परवाह करे। जब हम मुश्किल वक्त में भी या किसी के गुस्से के सामने भी अपने दिल को खुला रख पाते हैं तो हम रिश्तों की सबसे बड़ी जंग बहुत ही आसानी से जीत लेते हैं। रात काफी हो चुकी थी और पूरा शहर एक गहरी खामोशी में डूब चुका था। कबीर अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। उसका हाथ अपने आप उसके फोन पर गया। उसे अपने घर की
अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, जिनसे उसकी कुछ महीनों से एक छोटी सी बात पर बहस हो गई थी। अक्सर हम किसी बहुत बड़े हादसे या किसी क्राइसिस का इंतजार करते हैं, ये समझने के लिए कि जिंदगी में सबसे जरूरी कौन है। हम बस अपने एक झूठे गुरूर में सोचते रहते हैं कि कल बात कर लेंगे, पर कल किसने देखा है। हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हमारे दिन हमारी उंगलियों के बीच से उस बारीक रेत की तरह फिसल रहे हैं, जिसे हम चाह कर भी रोक नहीं सकते। कबीर ने खुद से पूछा कि मैं आखिर किस चीज का इंतजार कर रहा हूं, मौत का या किसी हादसे का जो मुझे जगाए। उसने बिना एक भी पल गवाए अपनी मां का नंबर मिला दिया। जैसे ही उधर से आवाज आई, कबीर के दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का वो केमिकल तेजी से दौड़ा, जो हमें अपनों से जुड़ने का वो गहरा और मीठा एहसास दिलाता है। वो सारी दूरियां, वो सारा तुस्सा एक पल में खत्म हो गया। जब हम जिंदगी की इस कड़वी सच्चाई को मान लेते हैं कि यहां कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, तो हमें हर एक आम सा दिन और हर एक रिश्ता भी एक बहुत ही कीमती और सेक्रेड गिफ्ट की तरह लगने लगता है। आज कबीर की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ था, ना ही उसके ऑफिस का काम कम हुआ था, और ना ही दुनिया की सारी परेशानियां खत्म हो गई थी। पर उसने अपने दिन के उन छोटे छोटे खाली पलों को पहचानना सीख लिया था। उसने समझ लिया था कि हर बाहर के स्टिम्युलस और हमारे अंदर के रिएक्शन के बीच एक छोटी सी, बहुत ही नाजुक सी जगह होती है, और उसी जगह में हमारी सच्ची खुशी, हमारी समझदारी और हमारी आजादी बसती है। अब वो अपनी जिंदगी को बस एक मशीन की तरह यूं ही गुजरने नहीं दे रहा था, बल्कि उसे पूरे होश, एक नई उम्मीद और सच्ची खुशी के साथ जी रहा था। उसने अपने अंदर की उस समझदार आवाज को आजाद कर दिया था, जो उसे पल पल सही रास्ता दिखा रही थी। वो समझ चुका था कि इस दुनिया में हर एक पल एक नया मौका है कुछ बेहतर करने का। तो दोस्तों, आप भी अपनी जिंदगी में उन छोटे छोटे स्पेसेस को ढूंढिए और खुद से एक नई पहचान बनाइए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे थोड़ा ठहर कर देखने की जरूरत है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के साथ इस खूबसूरत सफर में मेरे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने आज में पूरे दिल से जीना सीखिए।